Hello everybody, a warm welcome to my YouTube channel HK Classes. Guys, in this session we will talk about properties of determinants. In previous session we know about determinants, what is determinants, how we solve determinants of 2 order and 3 order. Okay, so in this session we will talk about properties of determinants. There are 6 properties of determinants for the exercise of 4.2 according to CBSE NCERT book. Okay, और वैसे भी आपके अप्रोक्सीमेट 6 प्रॉपर्टीज दी हैं, आप किसी भी बुक को फॉलो करो. अगर ये 6 प्रॉपर्टीज आपको आती हैं तो यू कैन एबल टू सॉल्व बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट टाइप क्वेश्चंस. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. पहले 2 प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया है तो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद रिमेनिंग 4 प्रॉपर्टीज जो है वो समझेंगे. ओके, तो सो माई सेल्फ हेमंत कुमार एंड माई चैनल नेम इज HK क्लासेस एंड बेटा इस पे हम फुली फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली 12th 11th मतलब 9th to 12th मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है. और आप किसी को शेयर भी करते हो वीडियो तो उसको बोल सकते हो कि विदाउट टेंशन वो पढ़ सकता है. और होल ईयर कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा CBSE बुक के अकॉर्डिंग. ठीक है, और आपको कुछ जब जैसे ही आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे या फिर 2-4 चैप्टर जैसे ही हो जाते हैं तो मैं आपको अलग से या अकॉर्डिंग टू कमेंट, अकॉर्डिंग टू आपके सजेशंस, मैं रेफरेंस बुक को भी फॉलो करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो भी होंगे आपके हित में वो कराऊंगा, है ना. डोंट वरी अबाउट इट कि सर सिर्फ एनसीईआरटी हो रहा है. मैंने आपको पहले भी ये डिस्कशन किया था कि बेटा पहले एनसीईआरटी मतलब बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी. और नहीं होंगी तो जब आप एक बार फ्लो में तो आओ, पहले फ्लो में आओ तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप कमेंट करो, मैं करवाऊँगा. ठीक है ना. तो इस टेंशन में रहो ना रहो कि सिर्फ CBSE पढ़ रहे हैं सर कैसे होगा. बेटा आप CBSE के जो NCERT का बुक है पहले उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग में कराऊंगा. मेरे पढ़ाने का यही तरीका है, पहले उसको स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पलर के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. आफ्टर दैट आप खुद रियलाइज करोगे. ठीक है, जैसे मैंने मैट्रिक्स पढ़ा दिया आपको, आप मैट्रिक्स जैसा मैंने पढ़ाया उसको पढ़ लो. NCERT बुक है उसके विद एग्जाम्पल आप सारे सॉल्यूशंस कर लो और उसके बाद आप जाके देखो कि क्या आपसे रेफरेंस बुक्स हो रही हैं या नहीं हो रही है. अच्छा, उसमें अभी एक कमी ये है कि अभी एग्जाम्पलर नहीं कराया. जब मैं एग्जाम्पलर भी करा दूंगा ना तो आपका 80% जो RD शर्मा या RS अग्रवाल या अदर कोई भी रेफरेंस बुक आप यू कैन एबल टू सॉल्व, और जो 20% बचे तो हम ही हैं. ठीक है, तो चलो वैसे तो बातें चलती रहेंगी हमारी, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो क्या कहता है पहला प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड. मतलब रो को मैंने कॉलम में बदल दिया और कॉलम को रो में बदल दिया तो जो वैल्यू है डिटरमिनेंट का उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. जैसे सपोज कीजिए एक मेरे पास मैट्रिक्स है, ये क्या डिटरमिनेंट क्या है, ABCDEFGH और I, ये डिटरमिनेंट है. अच्छा, ये डिटरमिनेंट रिमेन इक्वल रहेगा. कब रहेगा, अगर मैं इस रो को ABC को ऐसे कॉलम में कर दूं, DEF रो को दूसरे कॉलम में कर दूं और GHI रो को तीसरे कॉलम में कर दूं. डन. तो भी ये दोनों वैल्यूज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. चलो एक रियल नंबर्स के साथ एग्जांपल ले लेता हूँ. सपोज A ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए B एक मैट्रिक्स है. कोई भी मैट्रिक्स आप अपने अकॉर्डिंग सोच लो. जैसे मैंने कहा 2 1 3, यहाँ पे कहा 1 2 1, यहाँ पे कहा 4 5 6 कह दिया. अच्छा, अब एक बार हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे और एक बार मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, चलो पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, चेंज करके हम यहाँ देख लेंगे. ठीक है, चलो करो जरा 2 के साथ एक्सपेंड करो. ठीक है, ये पता है ना आपको, प्लस माइनस प्लस. ओके, ठीक है. तो एक और बात यही भी बता देता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर डिटरमिनेंट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे जाओगे तो वहां से जाके आप पहले वीडियोस देख लो ताकि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपकी. ठीक है ना, ये चीजें देखने के बाद कि ये सर ये क्या प्लस माइनस क्या होता है तो कंफ्यूजन होगा इसमें, तो इससे बढ़िया पहले वो वीडियोस देख लो उसके बाद ये देखो. ठीक है, तो चलो
स्टार्ट करते हैं। 2 से मैंने एक्सपेंड किया तो क्या बच गया, यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, कैसे होगा पता होगा आपको। ये रो और ये कॉलम गायब हो गया तो बचा क्या 2 1 और यहाँ पे हुआ 5 6। अच्छा फिर -1 के साथ एक्सपेंड किया, ये गया 1 1 और यहाँ पे क्या बचा 4 6, ठीक है। अच्छा फिर +3 के साथ एक्सपेंड हुआ, ये गया क्या बचा 1 2 एंड 4 5। फर्दर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लो क्या आएगा। चलो यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, क्योंकि उधर हम वो वाला काम करने वाले हैं तो यहीं पे कर लेते हैं, इतने पार्ट में हो जाएगा, है ना। अच्छा 2 के साथ एक्सपेंड किया तो क्या आएगा 6 2 12 और -5, ओके। अच्छा ये -1 के साथ एक्सपेंड किया तो क्या आएगा 6 1 6 एंड -4, ओके डन, ये हटा देता हूँ मैं। अच्छा उसके बाद +3 के साथ एक्सपेंड किया तो क्या आएगा 5 एंड माइनस का 8, डन। अच्छा 2 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना होगा 12 -5 7, तो 7 2 14, डायरेक्ट लिख दूं 7, देखो ना 7 2 14, तो ये कितना हो गया 14 एंड माइनस का 6 4 कितना आएगा 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 तो -2 और ये 5 8 तो -3 ना, -3 3 माइनस का 9 यानी कि 14 एंड -9 और 2 11, तो कितना आया आंसर 3, डन। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ इंटरचेंज कर देता हूँ, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, इसी को। तो क्या हो जाएगा ये डिटरमिनेंट, जो भी डिटरमिनेंट होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा ना 2 1 3। अच्छा ये हो जाएगा 1 2 1, देखो दूसरा रो मैंने कॉलम में लिख दिया, फिर 4 5 6 हो गया। अच्छा अब मैं इसकी वैल्यूज निकालता हूँ, तो b की वैल्यू कैसे 2 के साथ, फिर प्लस माइनस प्लस। अच्छा 2 के साथ तो कितना आएगा 2 5 1 6। अच्छा -1 के साथ कैसे, तो 1 5 और 3 6, ओके। +4 के साथ क्या आएगा ये और ये, तो ये 1 2 3 और 1 आएगा ना, ओके। एक्सपेंड करते हैं 2 के साथ तो कितना 6 2 12 -5। अच्छा -1 के साथ 6 -5 3 15। अच्छा +4 के साथ तो क्या 1 6, ओके। सोल्व करते हैं तो ये 7 2 14 एंड माइनस ये कितना 6 15, तो कितना माइनस का 9 -9 और -1 तो +9 हो जाएगा ना जी, प्लस का 9। अच्छा एंड ये है प्लस, ठीक है। ये क्या हो गया 15 -9 और ये माइनस तो प्लस का 9 और ये क्या होगा 5 1 -6 -5 और -5 और 4 -5 और 4 तो 4 5 20, तो ये कितना आ गया माइनस का 20 आया ना, देखो ना 5 4 20, ठीक है। तो ये कितना होगा 14 और 9 23 एंड -20, आंसर कितना आ गया 3। यहाँ पे कितना आंसर आया 3, यहाँ पे कितना आंसर आया 3। बात आई समझ। देखो कैलकुलेशन अलग अलग है, लेकिन मैंने क्या बोला कैलकुलेशन थोड़ी बोला, मैंने बोला रिजल्ट यानी कि जो उसकी वैल्यू होगा फाइनल वैल्यू वो क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो बात प्रूफ हो गई कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, देयरफॉर ये यही कहना चाह रहा है। अच्छा अगर बात करूं, देखो ये डिटरमिनेंट ए है तो ये डिटरमिनेंट क्या है ए डैश नहीं है, ये ए डैश नहीं है, तो दैट मीन डिटरमिनेंट में ए कहो या ए डैश कहो, दोनों की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। यानी डिटरमिनेंट ए और इक्वल टू डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ए डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ दैट, मैट्रिक्स की बात हो रही थी, यहाँ पे डिटरमिनेंट है तो ट्रांसपोज ऑफ दैट डिटरमिनेंट, ओके। तो सेकंड वाले पे चलते हैं, तो इसको हटा देते हैं। सेकंड वाले का भी एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि सेकंड वाला क्या कहना चाह रहा है और उसका अगर एग्जांपल लेते हैं तो क्या वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो सेकंड पढ़ो जरा, क्या कहता है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, ठीक है। कह रहा है कि अगर किसी भी दो रो को या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, तो जो साइन होता है डिटरमिनेंट का यानी कि रिजल्ट होता है जो डिटरमिनेंट का वो क्या होता है चेंज हो जाता है। अच्छा कहने का मतलब ये है कि जिसका डिटरमिनेंट जिसका वैल्यू क्या आ रहा है डेल्टा आ रहा है, तो अगर आपने ये चेंजिंग कर दिया, कौन सी चेंजिंग कर दिया, किसी दो रो को
किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को, किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आपने क्या किया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो उसका जो साइन होता है, अगर सभी रो को और सभी कॉलम को इंटरचेंज किया तो क्या होगा, सेम ही रहेगा वैल्यू। लेकिन किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को किसी कारणवश आपने अगर चेंज किया, तो चेंज करना पड़ गया, तो आप डेल की जगह क्या लिखोगे, माइनस डेल। ठीक है, अच्छा एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, तो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, डन, ये लिया 1 2 3 4 5 6 2 1 3, है ना, ये ले लिया मैंने, डन। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लेना भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि मैं इन दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, कर दूं। ओके, तो कर देते हैं, तो ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ए डिटरमिनेंट ऐसा बन जाएगा, यानी कि 4 5 6 ऊपर आ गया और 1 2 3 नीचे आ गया, और नीचे 2 1 3 तो है ही है। तो चलो दोनों की वैल्यूज निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। तो ये 1 के साथ एक्सपेंड होगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, जरा लिखो, 1 के साथ एक्सपेंड करके लिखो तो क्या बचेगा, ये रो और ये कॉलम, तो क्या 5 6 1 एंड 3। अच्छा, -2 के साथ एक्सपेंड करो, ये रो और ये कॉलम और ये रो गायब, तो क्या बचेगा 4 6 2 3। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट वाला अगर मैं करता हूँ 3 के साथ, +3 के साथ, तो क्या बचेगा 4 5 एंड 2 1। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 1 के थ्रू एक्सपेंडेशन क्या हो जाएगा, 15 5 3 जा 15 -6। अच्छा, -2 के साथ क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 -6 2 जा 12। ठीक, देखो ना, 4 3 जा 12 और 6 2 जा अगेन 12, एंड +3 के साथ क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और -2 5 जा 10। डन, इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, ये 15 -6 कितना आ गया, 9। अच्छा, ये तो पूरा का पूरा कितना हो गया, 0, माइनस का 0। अच्छा, और प्लस, और ये कितना हो गया, 4 6 4 -10 तो -6 और 3 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, -18 आया ना जी, 6 3 जा 18 तो -18। तो फाइनली क्या बचा, 9 -18, जो आंसर आया वो कितना आया, 9 -18 आया, यानी कि -9 आ गया आंसर। ओके, अच्छा, तो अब ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, किसके साथ, 4 के साथ पहले। तो ये कॉलम और ये रो गायब, क्या बचा 2 3 एंड 1 3। डन। अच्छा, -5 के साथ तो क्या बचा, ये और ये, तो 1 3 2 3, ध्यान से, है ना, +6 के साथ, तो ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचा 1 2 2 1। ठीक है, ये कर लोगे ना, है ना। अच्छा, तो अब एक्सपेंड कर देते हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 -3। ओके, -5 के साथ तो 3 माइनस का 6, 3 -6, है ना, होगा ना, 3 -2 3 जा 6। ठीक है, अच्छा, एंड +6 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या 4, है ना। ओके, डन। तो ये कितना हो गया, 6 -3 कितना, 3, और 3 4 जा कितना, 12। ओके, एंड 3 -6 कितना, -3 और -5 में तो +15 हो जाएगा ना। डन। अच्छा, और ये कितना, -3 और -3 में +6 का, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 18, प्लस माइनस माइनस। ओके, इसको ऐड कर दो, तो ये कितना, 27 -18 कितना आ गया, प्लस का 9। अच्छा, देखो अब यहाँ पे कितना आया था, माइनस का 9। या उल्टा सोच लो ना, मान लो ये ए है और इसका मैंने रो और कॉलम इंटरचेंज करके ये लिख दिया, तो अगर ये प्लस में है तो ये क्या है, माइनस में, अगर ये माइनस है तो ये क्या है, प्लस। तो वही तो बात हुई कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू, साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज, यानी कि साइन इसका क्या था, माइनस, तो ये क्या हो गया, प्लस, ये क्या था, प्लस, तो ये क्या हो गया, माइनस। बात आ गई समझ। तो ये दो प्रॉपर्टी समझ आ गया, मतलब ये जो 6 प्रॉपर्टीज मैं करा रहा हूं ना, ये 6 प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम। नहीं 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 नहीं, याद, हाँ हाँ, मैथ में मैं बोल रहा हूं भाई, याद होना चाहिए, याद करना है इन 6 प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अब जैसे मर्जी करो, प्रैक्टिस से कर लो, क्वेश्चंस इतनी प्रैक्टिस करो कि अपने आप याद हो जाए, या फिर याद करके याद करो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 6 प्रॉपर्टीज एकदम बिल्कुल
फ्लो में आनी चाहिए कि जैसे ही मैं बोलूं और मैं यूज करूं तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी ऐसा है, तभी क्वेश्चंस आगे जो है ना वो सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि टोटली जो 4.2 एक्सरसाइज है बेस्ड अपॉन दीज 6 प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलते हैं थर्ड देखते हैं प्रॉपर्टी क्या। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट के दो प्रॉपर्टी देख लो। क्या थर्ड एंड फोर्थ देखो क्या कहता है। कहता है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मींस जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स है ना वो क्या है, सेम है किसी भी दो रो के। यानी अगर ऊपर 1 2 3 है तो नीचे किसी एक रो में, कैसे मान लो सपोज 3 रो है किसी भी डिटरमिनेंट में, तो ऊपर अगर 1 2 3 है तो नीचे भी 1 2 3 आ गया। यानी कि कोई भी दो रो आइडेंटिकल मतलब इक्वल हो गए, एक जैसे हो गए, समान हो गए, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। देखो कितना इजी है, चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज एक ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है। क्या अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा ए बी सी और यहाँ लिखा डी ई एफ और यहाँ फिर से लिख दिया ए बी सी, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। करके देख लो, है ना। देखो ए के साथ एक्सपेंड कर दो जरा, क्या होगा, ई एफ बी सी। अच्छा बी के साथ एक्सपेंड करो तो क्या होगा, डी एफ ए सी। अच्छा प्लस सी के साथ एक्सपेंड करो जरा तो क्या होगा, डी ई सी के साथ हुआ है ना, डी ई ए बी। ओके अच्छा चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए तो क्या आ जाएगा, ई सी माइनस बी एफ माइनस बी, ये क्या आ जाएगा, डी सी माइनस ए एफ प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, डी बी माइनस ए हो जाएगा ना। चलो इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, ए ई सी माइनस ए बी एफ, है ना, एंड माइनस क्या, बी डी सी एंड प्लस ए बी एफ या बी ए एफ कहो, बात सेम ही है ना, ए बी एफ। अच्छा प्लस ये कितना, सी डी बी एंड माइनस कितना, सी ए ई। अच्छा देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ए ई सी माइनस से, ए ई सी प्लस से, ए बी एफ माइनस से और ए बी एफ प्लस से। अच्छा बी डी सी माइनस से और बी डी सी प्लस से, क्या आ गया रिजल्ट, जी। बात आ गई समझ। ऐसे ही आप रियल नंबर पे भी लेके देख सकते हो। यानी कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, अगर आप कॉलम भी इक्वल कर देते ना, सपोज एक मैट्रिक्स लिखा है ऐसा, क्या 1 2 3, यहाँ पे लिखा मैंने 4 5 और यहाँ पे लिखा 6 7, तो ये क्या है 1 4 6 है ना, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ 1 4 और 6, तो ये दो कॉलम, ये और ये दोनों कॉलम कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 1 1 1, आइडेंटिकल मतलब कोई भी नंबर लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, एक और बात समझ लो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 4 6 और 1, तो आप इक्वल, तो आप इसको आइडेंटिकल कह सकते हैं, इक्वल इसका वैल्यू 0 कह सकते हैं, नहीं, तब ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे आइडेंटिकल पे ये बात ध्यान देने वाली है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ना वो इक्वल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग मतलब जिस प्लेस पे ये है उसी प्लेस पे 1 होना चाहिए, जिस प्लेस पे 4 है वहीं पे 4 होना चाहिए, जिस प्लेस पे 6 है उसी प्लेस पे 6 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसी प्लेस पे नहीं, कोरस्पॉन्डिंग, उसी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सॉल्व करके आप देख सकते हो। डन, ठीक है। चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, तो इसको हटा देता हूं ताकि उसका भी प्रूफ हम नीचे कर सकें। चलो ये हटा दिया, पढ़ो जरा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी डिटरमिनेंट के ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी भी डिटरमिनेंट का अगर सभी एलिमेंट किसी रो के या किसी कॉलम के, ठीक है, is multiplied by a constant k, that its value gets multiplied by k। अच्छा ये क्या बात बनी सर, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। अच्छा ये कह रहा है कि मान लो कोई डिटरमिनेंट है, कोई डिटरमिनेंट है, कौन सा, मैंने कहा कि a b c और यहाँ पे कहा मैंने, चलो रियल नंबर में ले लेते हैं, है ना, रियल नंबर में ले लेते हैं 1 2 3, ये कहा मैंने
0 1 2 और ये कहा मैंने 4 3 एंड 1, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ले लिया। ओके, अच्छा अब मैं क्या कहता हूँ कि एक रो को, किसी भी रो को, ए रो या एक कॉलम, बताओ रो को करूँ या कॉलम को, किसी भी को कर देता हूँ। मान लो ऊपर वाले रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो चलो ए को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 3, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 और ये कितना हो गया 3 3 जा 9 और 0 1 2 और ये हो गया 4 3 और 1, जैसा का तैसा रहा, ठीक है। अच्छा अब क्या करता हूं मैं, इसको सॉल्व करता हूं, इसका वैल्यू निकालता हूं, तो कितना आएगा 1, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये गया और ये गया, तो कितना आएगा 1 माइनस 3 2 जा 6। अच्छा फिर से -2 के साथ एक्सपेंड करो, तो ये गया और ये गया, तो कितना 0 माइनस 4 2 जा 8, 0 माइनस 8। अच्छा फिर +3 के साथ एक्सपेंड कर दो, ये गया और ये गया, तो 0 और -4 कितना आ गया 0 माइनस 4। अच्छा जरा सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, ये आ जाएगा -5। अच्छा ये कितना आएगा -8 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 16। अच्छा ये कितना आएगा माइनस का 12, है ना, आएगा ना, तो -12 और -5 कितना हो गया -17 और +16, तो कितना आंसर आ गया माइनस का 1 आ गया। डन, ओके। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या किया था मैंने, एक स्केलर 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था किसमें, R1 में, तो ऐसे कर देते हैं कि मैंने क्या किया था, R1 को चेंज कर दिया था 3R1 के साथ। डन, R1 मैंने चेंज कर दिया 3R1 के साथ, यानी कि 3 एक k है, कांस्टेंट है, उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया R1 में। जरा वैल्यू निकाल के देखते हैं इसका क्या आएगा, 3 के साथ एक्सपेंड करेंगे, ये रो और ये कॉलम गायब, तो 1 एंड -3 2 जा 6, ठीक है, एंड -6 के साथ, -6 के साथ तो ये, तो 0 और -8, 0 -8 आएगा, ठीक है, एंड +9 के साथ एक्सपेंड करेंगे, ये गया, तो 0 और माइनस का क्या आएगा 4, 0 माइनस क्या आएगा 4। अच्छा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा ये -5 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 15 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 0 -8 है, तो -8 में 6 का, तो 8 6 जा 48, तो ये प्लस का आ जाएगा ना 48। अच्छा और ये माइनस का कितना 9 4 जा 36, तो 36 आ गया, ठीक। अच्छा माइनस वाले को ऐड कर लो, फिर प्लस वाले को माइनस कर देंगे, तो 6 और 5 11 एंड ये कितना हो गया माइनस का 51 एंड प्लस का कितना 48। अच्छा जब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया माइनस का 3। डन। अच्छा -3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 इंटू -1 लिख सकता हूं। अच्छा -1 किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है ना। अच्छा यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 3 डिटर्मिनेंट a लिख सकता हूं। तो देखो जो डिटर्मिनेंट a था उसमें क्या हुआ कि अगर मैंने किसी एक रो में 3 का मैंने तो पूरे डिटर्मिनेंट में नहीं किया था ना, मैंने किसमें किया था, एक रो में किया था, लेकिन पूरा का पूरा वैल्यू ही 3 टाइम्स हो गया, पूरे के पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पे -1 था और यहाँ पे क्या कितना आ गया -3, तो 3 टाइम्स तो हो गया, नेगेटिव में ही हुआ लेकिन 3 टाइम्स हुआ ना, तो वही कह रहा है यहाँ पे। सेम काम कॉलम में, अगर आप इस कॉलम में किसी का मल्टीप्लाई कर देते 4 का 6 का 1 का, तो क्या हो जाता, ये भी कितना 4 टाइम्स जो डिटर्मिनेंट a है। मान लो अगर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितना आता है डेल्टा, और आपने किसी भी रो को आपने क्या कर दिया k r कर दिया, ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट a होगा वो कितना हो जाएगा k डेल्टा, ठीक है। या फिर आपने किसी कॉलम को चेंज करके kc कर दिया, तो फिर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या हो जाएगा k डेल्टा। बात आ गई समझ। तो ये सिंबॉलिकली आप लिख सकते हो और ये ऐसा आप एक एग्जांपल लिख सकते हो। बात आ गई समझ। अच्छा तो इस प्रॉपर्टी समझ आ गया। अच्छा इस प्रॉपर्टी से दो बातें और समझ लो। दो बातें और कौन कौन सी जरा देखो। अब मैं ये कहता हूं कि मान लो ये भूल जाओ कि ये डिटर्मिनेंट ये था, मैं कहता हूं डिटर्मिनेंट ये है। डन। अच्छा तो ये स्टार पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लेना कि मैंने ये बात बता चुका हूं आपको, लेकिन अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। चुपके से मैंने बात ये बता दी है, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन सुन लो। क्या अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या मैं ये बात ये भी कह सकता हूं कि इस डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे भी तो लिख दूंगा जी। कैसे, इसमें से क्या करूंगा 3 को कॉमन ले लूंगा और ऐसे लिख दूंगा 1 2 और 3 ये
1 2 3, फिर 0 1 2 और 4 3 1। यानी कि अब यहाँ से कहने का मतलब ये भी हो गया, ये प्रॉपर्टी ये भी कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो आप बाहर निकाल सकते हो, किसी एक कॉलम से कुछ भी बाहर आ रहा है तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। दैट मीन्स हमने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर पूरे मैट्रिक्स में कॉमन है, सभी एलिमेंट्स में कॉमन है, जैसे ये 3 यहाँ पे सिर्फ रो में था ना, तो वहां पे हम बाहर निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। तो इन चीजों में डिफरेंशिएशन रखना है भाई कि हाँ वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में गलती कर जाओगे। तो किसी भी रो से या किसी भी कॉलम में अगर कॉमन, जैसे मान लो इसमें 2 कॉमन हो रहा है, बाहर ले लो, इसमें 3 कॉमन हो रहा है, मल्टीप्लाई करके बाहर ले लो, इसमें फिर 2 कॉमन हो रहा है, मल्टीप्लाई करके बाहर आप ले सकते हो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था, अगर वो सभी एलिमेंट में कॉमन है तब तो कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज कॉमन नहीं ले सकते। अच्छा, अब एक और बात समझने वाली है यहाँ पे, क्या वो भी देखो। अब मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा कुछ ऐसा, मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा a इक्वल्स टू ये लिखा, क्या लिखा 1 2 3, यहाँ पे लिखा 4 5 6, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। अच्छा बताओ क्या इसकी वैल्यू 0 लिख दूं? क्या ये पहली प्रॉपर्टी यानी 3 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? क्या इसके कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं? बताओ जरा, वीडियो पॉज करके सोच के देखो कि है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, मैं कहूंगा है और इसकी वैल्यू क्या है 0। जिसने ये सोचा वो बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, मैंने कहा किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, तो ले लो ना जी। यानी a इक्वल्स टू देखो 1 2 3, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 5 6 में कुछ भी कॉमन है, नहीं है। अच्छा, इस कॉलम में कुछ भी कॉमन है, नहीं है। इस कॉलम में कुछ भी कॉलम है, नहीं है। इस कॉलम में कुछ भी कॉमन है ना, यानी कि 3 कॉमन है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2, है ना, 3 कॉमन है तो। अच्छा, और यहाँ पे क्या आया 2, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2। अच्छा, तो इससे कुछ फायदा हुआ? इससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कोई आइडेंटिकल आया? नहीं आया। अच्छा, लेकिन एक और बात भी है, इसमें भी कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। देखो इसमें भी कॉमन है, तो मैं दोबारा क्यों लिखूंगा, यही लिख दूंगा इनटू में 2 कॉमन। अच्छा, जैसे ही 2 कॉमन लिखूंगा तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 1। अच्छा, 4 की जगह क्या हो जाएगा 2, और 2 की जगह क्या हो जाएगा 1, अगेन 1। अच्छा, अब देखो 1 2 1, यहाँ पे 1 2 1, दोनों रो कैसे हो गए आइडेंटिकल। तो यहाँ पे चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे कुछ भी हो, और उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 0 का, तो 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 0 ही तो आएगा। बात आ गई समझ? तो यहाँ से 2 बातें ये भी होगी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, अच्छा ये प्रॉपर्टी तो है ही है कि अगर आप किसी भी रो में किसी भी कॉलम में k का मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट k टाइम्स हो जाता है। इसमें 2 प्रॉपर्टी ये भी छुपी हुई है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आप उससे कॉमन ले सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनली इक्वल हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल मींस अगर देखो ये था 1 तो ये था 2, मतलब 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया तभी तो 2 आया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई तभी तो 4 आया, 3 में 2 का मल्टीप्लाई तभी तो 6 आया। यानी कि प्रोपोर्शनली उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो भी वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, डन, ये बात समझ आ गई। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी, चलते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो जरा फिफ्थ और सिक्स्थ यही लास्ट है प्रॉपर्टी, ये लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो समझते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, या कुछ या सभी एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के, ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड as the sum of 2 or more terms, ठीक, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक डिटर्मिनेंट a क्या है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि a प्लस b, नेक्स्ट है c प्लस d, और नेक्स्ट है e प्लस f, ये है। अच्छा,
और भी हैं, सपोज कर लो, मान लो और भी हैं, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले एक पे ही लेके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया सपोज ई, एफ और जी, और यहाँ पे एच, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, डन। ये है डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट को क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी एक रो के कुछ एलिमेंट्स या सभी एलिमेंट्स या कॉलम के कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर, दो या दो से अधिक, जैसे a प्लस बी प्लस एम भी हो सकता था, c प्लस डी प्लस जेड भी हो सकता था, e प्लस एफ प्लस, तो तीन भी प्लस हो सकते थे, चार भी प्लस हो सकते थे, डॉट डॉट डॉट। तो वो कैसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इनको मैं और कैसे दिखा सकता हूँ, दो डिटर्मिनेंट के सब में भी दिखा सकता हूँ। कैसे सर, कैसे कैसे जरा बताना। अच्छा देखो कैसे, देखो ये जो सम है वो कैसे है, a प्लस बी है, c प्लस डी है, e प्लस एफ है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार ये डिटर्मिनेंट लिख दूंगा और एक बार ये डिटर्मिनेंट लिख दूंगा, समझ आया। देखो कैसे, एक बार मैं क्या लिखूंगा, a e f, ठीक। अच्छा फिर c f i, फिर e g j, अच्छा एंड प्लस, फिर क्या करूंगा, b के साथ उठा लूंगा इन सभी एलिमेंट्स को, b e f, फिर बाकी सारा तो सेम रहेगा, ये ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, d f i, और e की जगह क्या आ जाएगा, f g और j। आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यही कह रहा है ये थर्ड प्रॉपर्टी। बात आ गई समझ। अगर यहाँ पे तीन का सम होता है a प्लस बी प्लस सी, तो फिर प्लस a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी है, मान लो m आ जाता तो n के साथ इन सबको लिख देते और तीन में एक्सप्रेस हो जाता। बात आ गई समझ, ठीक है, क्लियर है, डन। चलो आगे, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स देखो क्या कहते हैं, पढ़ो जरा इस बार, अपने आप पढ़ो, खुद कोशिश करो समझने की, तब तक मैं ये काम करता हूं। चलो देखो क्या कह रहा है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinants remains same, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि मान लो एक डिटर्मिनेंट लिखा है, आप उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी और रो या किसी और कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ किसी सेम चीज का इक्वी मल्टीपल्स, किसी सेम, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ही सभी एलिमेंट्स में, 3 का कोरस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट्स में, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 का ही कोरस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट्स में, और आप ऐड कर देते हो। अच्छा जहां पे एडिशन है वहां पे सब्ट्रैक्शन भी आएगा, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट ये क्या कह रहे हैं, एडेड, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट है, आर एडेड या सब्ट्रैक्टेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स सेम। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे मान लो मैंने एक डिटरमिनेंट लिया a इक्वल्स टू कुछ ऐसा लिया, चलो ए बी सी फॉर्म में ले लेता हूँ, ए बी सी और डी ई एफ और जी एच आई लिया। मैं कह रहा हूँ कि मैंने चेंज करना है R1 को, पहला R1 है ना, मैं कहता हूँ R1 को, अच्छा सिंबॉलिकली उसे ऐसे दिखाते हैं, वो लिखा हुआ था यहाँ पे, इसको भी समझ लो कि मान लो आर आई, किसी एक रो को आप चाहते हो चेंज करना कि आर आई में मैंने क्या के का मल्टीप्लाई करके और आर जे में और दोनों को प्लस कर दूं, या कॉलम पे ऑपरेशन लगाना चाहते हो, वो बात यहां समझते हैं। कॉलम पे एक बार देख लो, सी आई में आपने क्या करना, सी आई मतलब कोई भी कॉलम, कोई भी कॉलम में जो कॉलम आप उठा रहे हो उस कॉलम में आप क्या करो, दूसरे कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। देखो जरा कैसे, मैं कहता हूं R1 में मतलब ABC में मैं चाहता हूं कि R1 में मैं प्लस करूं, क्या करके, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके, डन। अच्छा तो कैसे होगा, तो डिटरमिनेंट A क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखा करो, ठीक है, डिटरमिनेंट A क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। A में मैंने क्या किया है, प्लस किया है, किसका, 2R2 का, 2R2 मतलब 2G का, 2G। अच्छा फिर B में क्या होगा, प्लस हो जाएगा किसका, 2H का, C में क्या होगा, प्लस हो जाएगा किसका, 2I का। अच्छा आप ऐसा नहीं कर सकते कि R1 में 2R2 कर दिया, अब यहाँ पे 3 का कर दिया, यहाँ पे 4, क्या इक्वी मल्टीपल्स होने चाहिए, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करो तो सभी में किसका, 2 का ही होगा, डन। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्या, D E F
और नेक्स्ट क्या जी एच आई। डन। अच्छा जरा इसको फर्दर और सॉल्व करें जरा देखें कि क्या फिर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, है ना। करते हैं जरा। अच्छा तो आपको पता है कि इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं, ये प्लस है तो अभी बोल रहा था कि अगर दो एलिमेंट्स प्लस हैं तो उनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, बोल रहा था ना, तो अलग अलग लिख देते हैं जरा। तो कैसे लिखोगे इसको, ए डी जी, अच्छा फिर मतलब इसके साथ एक बार ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ। तो बी के साथ कितना, बी ई एच और सी एफ और आई। अच्छा फिर प्लस में क्या आएगा, 2g डी जी, अच्छा 2h ई एच, फिर 2i एफ आई। डन। अच्छा फिर इक्वल टू, अच्छा ये तो ऐसा ही रहेगा क्या, a, अच्छा ये ऐसा ही रहेगा, मतलब ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट a है, लिख सकता हूं ना, देखो ये डिटर्मिनेंट a ही दिख रहा है ना, a है। अच्छा प्लस, अच्छा इसमें इस रो में 2 कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लूं तो ले लेते हैं कॉमन, तो फिर क्या आ जाएगा, ये g h i, यहां पे d e f, नीचे क्या है g h i। अच्छा ये देखना g h i है, ये g h i, दोनों रो आइडेंटिकल हो गए, दोनों रो कैसे हो गए, आइडेंटिकल, दैट मींस इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट a प्लस 2 into 0। अच्छा फिर से क्या आ गया, लॉजिक, डिटरमिनेंट a से शुरू हुए थे, फिर से डिटरमिनेंट a आ गया। अच्छा तो सर ऐसा करेंगे क्यों, क्या मतलब है करने का, हाँ है ना मतलब, है ना मतलब, अच्छा है ना मतलब, कैसे मतलब है, तो इसको हटा दो, ये नोट डाउन कर लो, इसको हटाता हूं, एक इसी का एक एग्जांपल लेते हैं और करते हैं, फिर देखते हैं क्या मतलब है। डन। तो नोट डाउन करो पहले। अच्छा देखो बच्चा लोग, ये एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, कह रहा है कि प्रूव दैट डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू ए क्यूब। डन। अच्छा तो एक तो ये तरीका है, पहले जो दिमाग में आएगा कि a के साथ इसको एक्सपेंड कर दो, देखो 10a प्लस 6b प्लस 3c में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3a प्लस b का, है ना, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका, फिर इसके साथ एक्सपेंड करोगे, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, कितना बड़ा होगा ना। सपोज हम प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो आप करके देखना कितना बड़ा ये जाएगा, ठीक है, और ए क्यूब फिर आएगा कि नहीं आएगा, कितने एरर्स होंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप करके देखना, ठीक है। अच्छा दूसरा है कि कुछ दिमाग लगाएं और प्रॉपर्टी का यूज करें, तो चलो जरा प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। क्या मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे है ए, अच्छा एक और बात यहीं पे बता दे रहा हूँ कि जब आपको प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी और कुछ क्वेश्चंस करोगे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका सॉल्यूशन किया हुआ या किसी और बच्चे का सॉल्यूशन किया हुआ आंसर्स सेम हो, सॉरी आंसर्स नहीं, प्रोसेस सेम हो, ठीक है। आंसर सबके सेम होंगे, वो तो एक क्यूब ही प्रूफ करना है, लेकिन प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब कब कौन कितना जल्दी कौन सा प्रोसेस लेता है और क्या इजी लगता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब हमें इसमें क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, आपको पता है ना कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकता हूं, तो अगर मैं क्या करूं, इसको जीरो ला दूं, इसको जीरो ला दूं, तो मुझे एक ही के साथ एक्सपेंड करना पड़ेगा ना जी, करना पड़ेगा, तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो इजी होगा या टफ होगा, ऑब्वियसली इजी होगा, ठीक है। तो अब कोई बच्चा सोचता है नहीं मैं इसको और इसको जीरो करूंगा, कोई सोचता है कि नहीं मैं पहले रो के साथ एक्सपेंड नहीं करूंगा, दूसरे के साथ एक्सपेंड करूंगा, तो मैं इसको और इसको जीरो करने की कोशिश करूंगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि सबके प्रोसेस क्या डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, ताकि आप प्रोसेस कितना जल्दी आप कर लेते हो, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे है a, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी, तो मैं चाहता हूं ना कि ये a जीरो बन जाए, चलो मैं फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इस पूरे डिटरमिनेंट में जीरो बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं r1 को सोचता हूं चेंज करने के बारे में कि कैसे ये जीरो बन जाए, तो मैं देख रहा हूं कि r1 में से मैं क्या माइनस करूं कि जीरो बन जाए, तो मैं देखता हूं कि अगर मैंने 3 का क्या करूं हाँ r1 में से मैं क्या माइनस करूं, ठीक है। चलो r1 में से नहीं माइनस करते हैं, एक काम करते हैं, r1 में देखो किसी में भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा और मैं 1 अपॉन में नहीं जाना चाहता, 1 अपॉन में नहीं जाना चाहता, तो मैं क्या करता हूं, मैं चलो r3 के साथ एक्सपेंड कर लूंगा, है ना, r3 के साथ एक्सपेंड कर लूंगा। तो r3 को मैं चेंज करता हूं कैसे,
मैं चाहता हूं कि R3 में से कुछ माइनस हो जाए ताकि वो 0 आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि R3 में मैंने माइनस कर दिया 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में। देखो R1 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बचेगा 3, कितना बनेगा 3a, और फिर माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा ना। तो चलो कर देते हैं, तो ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। करें, देखो जरा, अब मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखो, R3 माइनस 3R1, यानी R3 में से मैं 3R1 माइनस कर रहा हूं। तो अच्छा ये तो ऐसा ही आएगा ना, ये a प्लस b और a प्लस b प्लस c, डन। अच्छा अब एक बात जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको भी 0 बना सकता हूं, क्योंकि मेरा पर्पज क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आ जाए, इस एलिमेंट में जो भी 0 बन सकता है मैं बना दूं। अच्छा तो मैं एंड लगा देता हूं। अच्छा एक और बात यहां नोटिस करने वाली है कि आप एक साथ 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हो, डन। तो मैं क्या कर रहा हूं, R2 को भी चेंज कर रहा हूं, कैसे, R2 माइनस 2R1, जैसे ये किया वैसे ये, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2a है, और अगर 2 में मल्टीप्लाई करके मैंने माइनस कर दिया तो ये 2a 0 बन जाएगा। तो मैं इसको भी 0 कर दे रहा हूं इस ऑपरेशन से पहले, तो ये हो गया 0। अच्छा तो होल रो में ऑपरेशन लगेगा। अच्छा तो ये क्या बन जाएगा 3a माइनस 2a। अच्छा स्टार्टिंग में आपको दिक्कत है तो आप ऐसे लिख लो, क्या 3a प्लस 2b और माइनस कर रहा हूं 2R1, तो 2R1 कितना है a प्लस b, तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, तो 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b। अच्छा तो नहीं, कैंसिल तो नहीं होगा, 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा a, और 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया सिर्फ a, वेरी गुड। अच्छा अब नेक्स्ट वाला डायरेक्ट कर ले, ये वाला डायरेक्ट कर लेते हैं। ये तो जैसा मैंने ये करवाया ना आपको, 3a में से ये माइनस करवाया, आप चाहो तो इसको भी कर लेना, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, आप करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो 4a यानी कि R2 में से 2R1 करना है, तो 4a माइनस 2a कितना बचेगा 2a, डन। अच्छा 3b एंड माइनस 2b, 3b माइनस 2b, तो कितना बचेगा 3b माइनस 2b, तो प्लस का b। अच्छा 2c और 2c ये तो गायब हो जाएंगे, तो 2a प्लस b आ गया, डन। अच्छा अब नेक्स्ट वाले पे अप्लाई करते हैं, कौन सा, ये वाला, है ना। अच्छा तो 3a माइनस 3a ये भी बन गया 0। ओके 6a प्लस 3b में से माइनस करना इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, तो 6a माइनस 3a कितना बचेगा 3a। अच्छा और 3b एंड माइनस 3b कैंसिल आउट, 0 बन जाएगा। ओके ध्यान से, नेक्स्ट 7a माइनस 3a, तो कितना बचेगा 7a, सॉरी 10a माइनस 3a, ठीक है, तो 7a। अच्छा 6b माइनस 3b, तो कितना बचेगा प्लस का 3b, और 3c माइनस 3c कैंसिल आउट 0, डन। अच्छा अब देखो जरा, मेरा क्वेश्चन कितना इजी बन गया। अब देखो इस पूरे कॉलम में 2 0 आ गए, एक ही एलिमेंट है जिसके साथ मुझे एक्सपेंड करना है, बाकी सबके साथ एक्सपेंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जब एक्सपेंड करेंगे तो बाद में मल्टीप्लाई होके 0 ही आना है, तो मुझे दिखाने का कोई मतलब है नहीं। तो किसके साथ एक्सपेंड कर देना है, a के साथ। एक बार डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, क्या आएगा a, यहाँ पे आएगा 2a प्लस b, और यहाँ पे आएगा क्या 3a, और यहाँ पे आएगा 7a प्लस 3b। अच्छा तो अब ये a और ये स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स नहीं, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, a में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका 7a प्लस 3b का, और माइनस हो जाएगा 3a में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस b का, डन। अच्छा चलो एक्सपेंड करते हैं इसको, तो a को तो अभी बाहर ही रखते हैं, थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, हाँ a को बाहर ही रखता हूँ। अच्छा a में इसका मल्टीप्लाई करो, तो 7a स्क्वायर प्लस 3ab, डन। अच्छा 3 2 जा 6 माइनस 6a स्क्वायर, एंड ये कितना माइनस 3ab, डन। अच्छा ये 3ab से 3ab कैंसिल आउट, 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, कितना a तो बाहर है, ठीक है, अंदर क्या बचा 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, कितना बचा a स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा a क्यूब, ये हो गया RHS, और क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। बात आएगी समझ, देखो कितना छोटा सा हो गया, ये दो ऑपरेशन का यूज
करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, ऐसे प्रूफ्स आने वाले हैं जो कि आप अगर डायरेक्ट करोगे तो बहुत ही बड़ा जाएगा, अगर इन प्रॉपर्टीज का यूज करके करोगे तो छोटा से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसा भी कर सकता था कि भाई मुझे क्या करना है, हाँ कोई ऐसा भी कर सकता है कि एक ऑपरेशन एक बार लगाता, दूसरा एक बार लगाता, तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता। आप दोनों एक साथ लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन लास्ट में जो सोल्यूशन होगा वो आंसर सेम ही आएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप प्लस माइनस यानी कि ये ऑपरेशन यूज कर रहे हो ना, तो वहां पे ध्यान रखना है कि प्लस माइनस में गलती ना हो, ये माइनस करते समय एरर ना हो, नहीं तो एक भी गलत हुआ तो फिर लास्ट में जाके आंसर नहीं आने वाला है। बात आ गई समझ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज क्या 4.2। तो काफी सारे एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, उनको देखो, प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट में 4.2 एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा। ठीक है, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा, तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो ये काम तो कर दिया करो, है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की, तो सो डू इट। ओके, थैंक यू सो मच।